सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। अभी पिछले जो सेशन निकले उसमें हमने पहला पाठ और दूसरा पाठ तथा पांचवा पाठ समाप्त कर दिया है। पांचवा पाठ हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं तथा उनकी आपस में अभिक्रिया करने से किस प्रकार साल्ट का निर्माण होता है, अम्लों के क्या उपयोग है, अम्लों के क्या गुण हैं और उसी प्रकार क्षारों के भी क्या गुण हैं, ये हमने किया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था अम्ल क्षार परिकल्पना है, जिसमें आरएनए सिद्धांत था और ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत था। उसके बाद में हमने जो करंट में चल रही है अम्ल क्षार संकल्पना, वो था लुईस संकल्पना। ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने जो अपने दैनिक जीवन में जो रसायन काम आते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है, उसके गुण क्या है और उपयोग क्या है, ये चीज़ें हमने ख़त्म की। इस पाठ का जो पांचवें पाठ का जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा साबुन क्या होते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार होता है तथा अपमार्जक क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है और अपमार्जक किस प्रकार जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं और अपमार्जक जो है क्या किया जाए कि अपमार्जक जो है वो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। तो लंबी श्रृंखलाएं काम में लेते हैं, लंबी छोटी श्रृंखलाएं काम में लेते हैं लंबी की जगह, तो अपने आप धीरे धीरे उनका जैव निम्नीकरण हो जाता है। फिर लास्ट टॉपिक था अपने मिसेलीकरण, मिसेल निर्माण किस प्रकार होता है, या अपन कह सकते हैं कपड़ा साफ होने की प्रोसेसिंग क्या है। ये चीज़ें हमने 5 पाठ खत्म की। आज अपने नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का ही पाठ है। और केमिस्ट्री का पाठ जो अपने को बताता है कि किस प्रकार जो है रासायनिक पदार्थ अभिक्रियाएं करते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो वो सभी अपन इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। एक और होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा सकता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, यानी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम या ज्यादा करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी जो है अपन इस पाठ में पढ़ने वाले छठे पाठ में। जो छठा पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का मतलब अपन जानते ही हैं, जब किसी पदार्थ में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, तो उसको अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और उत्प्रेरक के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को घटा बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं जो है वो रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। ये अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो परिचय हुआ। पहले अपन बात करते हैं पाठ का जो पहला टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। देखो अपन बचपन से ही प्रयोग करते आ रहे हैं। बचपन में हमने कई बार किसी कागज को जलाया होगा या किसी चीज को, जैसे फटाके को ऐसे जलाते हैं या कुछ अन्य प्रकार की चीजों को जलाते हैं, तो अपन देखते हैं कि किसी भी चीज को जलाने के बाद में धुआं है, आग है, ताप है, प्रकाश है और राख बनती है। तो अब वो जो राख है वो मूल पदार्थ नहीं है, वो एक नया पदार्थ है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। अब अपन वापस उसको कागज के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक अपन देखते हैं कि मान लीजिए बचपन में बैठे हैं या हम बैठे हैं कमरे में, उसने हमने कागज फाड़ दिया, तो हमने जो कागज फाड़ा वो कागज ही रहता है, उसका जो मूल गुण है वो कागज का ही होता है। सब्जियां, जैसे सब्जियां काटते हैं तो सब्जी काटने के बाद में भी वैसे की वैसे उसके जो मूल गुण है उनका स्वाद वगैरह वैसा ही रहता है। लेकिन जब अपन दूध है, दूध को अपन जैसे जमाते हैं, उसके अंदर जैसे खट्टी छाछ वगैरह डाल देते हैं, जावण बोलते हैं, वो डाल के जमा देते हैं, तो जो दूध है दही में चेंज हो जाता है, क्योंकि दूध के अंदर जो शर्करा होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज शर्करा। वो जो लैक्टोज शर्करा है वह लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है, तो उसका जो दही की स्ट्रक्चर है दूध की स्ट्रक्चर से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार जो है कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन, अपन दोनों के बारे में इसमें पढ़ना जा रहे हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके अंदर पदार्थ की जो मूल स्ट्रक्चर रासायनिक संरचना समान रहती है और उसकी केवल भौतिक गुण हैं, जैसे उसका अवस्था है, उसका स्वाद है, ये चेंज होते हैं। बाकी उसकी जो रासायनिक आणविक स्ट्रक्चर वो वही रहती है। और रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ का जो मूल रासायनिक संरचना है वह भी चेंज हो जाती है और पदार्थ वापस मूल रूप में परिवर्तित, बाह्य जो परिस्थिति है उसको हटा देने के बाद में भी वह वापस मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये दोनों जो है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और अपन जानते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है वह भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत जो है वो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो है वो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये, अब अपन इसमें कुछ अनुमान लगा सकते हैं, कुछ ऐसे हिंट हैं जिसमें अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में किसी भी चीज को काटना, तोड़ना, चूरा करना
अपन बुरादा करना, पाउडर में बदलना, पीसना, ये फाड़ना, ये जो चीज़ें, ये जो जब शब्द आते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, इसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में कोई गैस निकलेगी और नया पदार्थ बनेगा, और एनोड कैथोड पर कोई नया पदार्थ जमेगा या पेंदे में बैठ जाएगा। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में उसके जो है वो गुण है, रासायनिक परिवर्तन के गुण है। तो इसके हो गए, अपन टेबल बना करके कर सकते हैं, पाठ के शुरुआत में पन्ने में लग रखा है। अपन आगे बात करते हैं, जो अगला जो नया टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। एक नया टॉपिक शुरू है, वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखो दीपावली आने वाली है, और दीपावली आती है तो अपन घर की सफाई करने के बाद में उसके ऊपर पुताई करते हैं। तो पुताई करने के लिए अपन बाजार से लेकर आते हैं, जैसे मान लीजिए अपन कली लेकर आए। कली का जो रासायनिक भाषा में नाम होता है, वो रासायनिक भाषा में नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जो है वो पानी के अंदर घोल दिया है। तो पानी को अपन केमिस्ट्री में जल के नाम से जैसे जाना जाता है, वाटर के नाम से जानते हैं, और उसको कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में घोल दिया है। तो यहाँ जो सामने पदार्थ जो प्राप्त होता है वह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका जो नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि कली को हमने जल में भिगोया और सामने अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। ये जो बात है ये एक लंबी बात है, और उसमें अपने को नहीं मालूम कि किस प्रकार समीकरण में कौन कौन से कितने परमाणु इस अभिक्रिया में काम आ रहा है। लेकिन यदि इन्हीं के नामों को यदि अपन केमिस्ट्री की भाषा में लिखें, या अपन कह सकते हैं परमाणु या अणुओं के रूप में लिखें, तो एक अपने को समीकरण प्राप्त होता है, उसे अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले जो उत्पाद हैं, काम आने वाले जो अभिकारक हैं, क्रियाकारक हैं, और उत्पादों को यदि अणु और परमाणु के रूप में लिखा जाए तो उसे अपन रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो अपन उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, और साथ में जो काम आता है वो जल है, H2O है। इस प्रकार ये सामने जो काम आ रहा है वो जल है, H2O है। और H2O जो इससे अभिक्रिया करता है, H2O के अभिक्रिया करने के बाद में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अपन ने इसको प्रतीकों के रूप में लिखा। ये अणुसूत्र है, ये अणुसूत्र किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है। और ये अणुसूत्र किसका है? ये जल का अणुसूत्र है। तो इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, और चूंकि दो अलग अलग पदार्थ हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया और इन्होंने अभिक्रिया की, तो यहाँ पर एक पदार्थ प्राप्त होता है, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार जो है अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण अणु परमाणु के रूप में यदि लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अपन इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो ये जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण के अंतर्गत जो एरो लगा होता है, उस एरो के अपन कह सकते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दो साइड होता है। इसको अपन कहते हैं लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसके अंदर्गत जितनी भी चीजें होती है उसको अपन क्रियाकारक या क्रियाफल के नाम से जानते हैं, सॉरी क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। इसको अपन कहेंगे क्रियाकारक, क्रियाकारक, या अपन कहेंगे इसको अभिकारक, रिएजेंट, इसको कहेंगे अपन अभिकारक, अभिकारक। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पदार्थ होते हैं उसको अपन अभिकारक के नाम से जानते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी पदार्थ होते हैं उसको अपन क्रियाफल के नाम से जानते हैं। इसको अपन कहेंगे क्रियाफल, क्रियाफल, या अपन इसको कहेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण के अंतर्गत जो बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं उसको अपन क्रिया अभिकारक या क्रियाकारक, या उसको दाहिनी ओर होते हैं उसको क्रियाफल के नाम से जानते हैं। और यदि एक से अधिक पदार्थ हैं तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में किसका चिन्ह लगाया? प्लस के बीच में चिन्ह लगाया। अब फिर अपन इससे आगे बात करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि एक और अभिक्रिया अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर C+O2 के रूप में इसको मान लो लिखा रहता है। ये यहाँ पर अपन देखते हैं ये नॉर्मली है। जैसे अब ये कैसे बनेगा? जैसे अपन ग्रेफाइट होता है, पेंसिल जो अंदर काले कलर का होता है ग्रेफाइट, वो एकदम शुद्ध रूप से कार्बन का एक अपर रूप है।
वही पढ़ेंगे अपन अपरूप क्या होता है। तो जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का बना होता है। यदि उसको जलाया जाता है तो जलने के कारण उसमें जो कार्बन होता है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें एक गैस बनती है, उसका नाम होता है CO2। तो इस प्रकार ये CO2 गैस बनती है। अपन मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, परमाणुओं का जो द्रव्यमान के बारे में ना 9वीं कक्षा के जो शुरुआती पाठ थे, तीसरा चौथा इस प्रकार, उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, ये कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 यूनिफाइड और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो होता है 16 यूनिफाइड। तो अपन इसको ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान 16 × 2 और अपन इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया 32। तो टोटल रूप से यदि दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल रूप से हो जाता है 44। यहाँ पर भी यदि बात करें तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये वही 12 का 12 होता है और यहाँ पर भी जो इनका द्रव्यमान होता है 16 × 2 कितना हो गया 32 और 32 और 12 कितने हो गए 44। तो कहने का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी नए परमाणु का निर्माण होता है और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है, यानी जो उनका द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं मास कंजर्वेशन। तो ये इनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान उसका संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार जो रासायनिक संगठन इनका है, इसका द्रव्यमान वो उसका फिक्स रहता है। अपन आगे बात करते हैं इसमें। एक अपने रासायनिक समीकरणों में उनको संतुलित करने की एक विधि है, उस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है और किसी भी रासायनिक समीकरण को उस विधि के द्वारा जो है वो बैलेंस किया जाता है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु जो हैं वो अभिकार के रूप में काम आते हैं, सामने भी उतने उतने प्राप्त होते हैं। तो हम बात करते हैं एक नॉर्मल समीकरण से शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे सामने है C3H8 इस C3H8 में हमको एक पदार्थ प्राप्त होता है, वो होता है CO2, ये CO2 प्लस यहाँ पर हमको प्राप्त होता है H2O। देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि संतुलित करना होता है तो उसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन है उसके अलावा पहले दूसरे परमाणुओं को बैलेंस किया जाता है, उनको संतुलित किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पहले उनका बैलेंस करते हैं, उनके बाद में जो है बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं का और उसके बाद में बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं का। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे सामने है C3H8, यहाँ बन क्या रहा है, ये अभिकारक है, क्रियाकारक है और यहाँ पर जो बन रहा है वो पहला उत्पाद जो बन रहा है वो CO2 बन रहा है, उसके बाद में जो दूसरा उत्पाद बन रहा है वो जल बन रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 1 ही है। तो अपन इसको पहले देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं 8 है, लेकिन यहाँ पर इस समीकरण के अंदर जो कार्बन परमाणु कितने हैं 1 है। यहाँ पर हाँ एक और रखना है अपने को, यहाँ पर ऑक्सीजन और है एक प्लस के रूप में, यहाँ अपन को काम में लेना है ऑक्सीजन O2 और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 2 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। तो टोटल रूप से यदि अपन कहें यहाँ पर कार्बन 3 है, लेकिन राइट हैंड साइड में कार्बन 1 है और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 8 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 है और ये एक और हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन हो गए 3। अब सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अपने को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अलावा परमाणुओं को बैलेंस करना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो दूसरा समीकरण लिख करके ये मान लीजिए हमने लिख दिया ये C3, ये लिख दिया हमने C3H8 प्लस हमने लिख दिया O2, सामने जो बन रहा है ये सामने बन गया यहाँ पर CO2, ये CO2 और प्लस सामने बन गया H2, ये सामने बन गया यहाँ पर H2। सबसे पहले हमको जो राइट हैंड साइड के अंदर कार्बन को संतुलित करना है तो यहाँ पर अपन कर देंगे 3। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 है, यहाँ कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन का संतुलन होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। अगले समीकरण में अपन
हाइड्रोजन को संतुलित कर सकते हैं। तो ये अगला समीकरण है, ये C3 है, H8 है, प्लस यहाँ पर जो बन रहा है वो O2 है, और सामने जो यहाँ पर बन रहा है ये सामने 3CO2 हो गया, सीधा सा 3CO2 हो गया, और प्लस अब हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 8 है, तो अपन इसको 4 से गुणा कर देंगे, ये हो गया यहाँ पर H2, ठीक है, ये H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अगला जो स्टेप होगा, अब देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन 3 है, ये कार्बन हमारे सामने कितने हैं, 3, यहाँ कार्बन का 3 का बैलेंस पूरा हो गया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 8, यहाँ हाइड्रोजन का 8 का बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 3x2 है, दोनों को साथ में लेते हैं। तो यहाँ पर जो 3x2 है कितने हो गए, 6, और यहाँ पर कितने हैं, 3x2 हो गए, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितने हैं, 6 और 4 10। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो अपन इसको गुणा कर देंगे ऐसे, 5 से गुणा, ये हो गया 5 से गुणा। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 हो गए, 5 2 नहीं 10। अब दाईं ओर और बाईं ओर दोनों में सभी परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर। तो अपन इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार छोटा सा सवाल अपने को पूछा जा सकता है कि किसी भी अभिक्रिया के समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो ये हमने समीकरण के संतुलित करने की विधि देखी। अब अपन बात करते हैं आगे। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में जो है नमक है, जिसको अपन कह सकते हैं NaCl। अब देखो अपन समीकरण को किस विधि से सही ढंग से लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो समीकरण को कैसे सही लिखेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास में NaCl है, और वो NaCl हमारे पास में ठोस रूप में है। ठोस रूप को अपन जानते हैं, उसको सॉलिड कहा जाता है। ठोस को अपन क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। और अपन जो पानी काम में लेते हैं, मान लीजिए वो द्रव रूप में काम लेते हैं, उसको कहेंगे अपन H2O। तो पानी किस रूप में काम में ले रहे हैं, द्रव रूप में, उसको कहेंगे H2O। लिक्विड रूप में है तो अपन कोष्टक में छोटा सा कोष्टक बनाते हैं, और उसको छोटे से कोष्टक में लिक्विड रूप L लिख दिया जाता है। अपन बात करते हैं आगे, ये जो अभिक्रिया है, मान लीजिए ये अभिक्रिया नहीं, अपन कह सकते हैं कि ये इसके अंदर घुल गया, तो जो नमक घुला हुआ है ये है NaCl। ये मान लीजिए NaCl, ये NaCl घुला हुआ है, और NaCl घुला हुआ किसके अंदर है, कि NaCl घुला हुआ है अपने किसके अंदर, नमक के अंदर घुला हुआ। तो AQ लिखा जाता है, एक्वस, यानी NaCl का कौन सा विलयन है, जलीय विलयन है। तो इस प्रकार अपन इसको समीकरण को लिखा जाता है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया नमक जो सॉलिड रूप में था, हमने लिया जल द्रव रूप में था, लिक्विड रूप में था, और इसने ये आपस के अंदर घुल गया। तो नमक किसके अंदर घुला हुआ है, पानी के अंदर घुला हुआ है, और वो एक्वस विलयन है। तो इस प्रकार अपन इसको लिखा जा सकता है। और यदि अपन इसको बात करें, जैसे मान लीजिए ये अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड मान लीजिए हमने इसको पानी के अंदर घोल दिया है, ये यहाँ पर पानी है H2O के रूप में, और कैल्शियम ऑक्साइड को अपन सॉलिड रूप में लिख सकते हैं, S के रूप में लिख सकते हैं, और जल को अपन लिक्विड के रूप में लिख सकते हैं। और जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ है CaOH कोष्टक के बाहर होल ट्वाइस। और अपन जानते हैं जो ये जो CaOH है, कल्ली जो होती है, कल्ली राइट ठोस रूप में, उसको पानी में घोला, पानी लिक्विड रूप में था, और उसको जो घुल गया, तो घुलने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट कलर का पेस्ट प्राप्त होता है, और वो जो पेस्ट प्राप्त होता है अपन जानते हैं वो पानी के अंदर घुला हुआ है, इसलिए अपन उसको किस रूप में लिखते हैं, AQ के रूप में लिखा जाता है। और यदि कोई पदार्थ गैस के रूप में सामने प्राप्त होता है तो उसको अपन G के रूप में लिखते हैं। जैसे ये हमारे सामने, जैसे मान लीजिए ये ग्रेफाइट है, देखो ये ग्रेफाइट है, जो कार्बन होता है वो किस रूप में होता है, ग्रेफाइट के रूप में। अब कार्बन किस रूप में होता है, चूंकि वो सॉलिड है इसलिए उसको अपन S के रूप में लिखेंगे। और ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ये हमारे सामने कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये किस रूप में होती है, गैस रूप में होती है, तो इसको अपन G के रूप में, स्मॉल g के रूप में इसको लिखा जाता है। और सामने जो पदार्थ प्राप्त होता है वो सामने पदार्थ CO2 के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि CO2 किस रूप में है, G के रूप में है, इसलिए उसको गैस के रूप में। और अपन जानते हैं गैस ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ पर एक ऊपर की ओर तीर भी लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार अपन रासायनिक समीकरण को लिखने का जो एक तरीका है वो हम बता सकते हैं कौन सा पदार्थ किसके अंदर घुला हुआ है, किस रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये अपन समीकरण को लिख सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, यदि अभिक्रिया दोनों ओर हो रही है, दोनों दिशाओं में यदि अभिक्रिया होती है तो अपन उसको दो चिन्हों के रूप में बताते हैं। देखो एक विधि है जिसको बोलते हैं हेबर विधि। हेबर विधि में जो है वो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके और अमोनिया गैस का निर्माण करती है। और अमोनिया गैस के अंदर जो है जब साम्य अवस्था प्राप्त होती है, इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, यानी न तो अब मान लो अमोनिया बन रही है और अमोनिया न वापस जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग हो रही है, इस प्रकार की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
तो ऐसे चूहों को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो वापस अभिकार का निर्माण कर देता है। जैसे हमारे सामने ये है, मान लीजिए H2 प्लस, ये H2 है और सामने जो है यहाँ पर मान लीजिए ये लिखा हुआ है N2, ये लिखा हुआ है N2। और अमोनिया का सूत्र अपन जानते ही हैं, NH3 होता है, तो अपन को हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो तीर लगा कर अपन ऐसे बताएंगे। तो चूंकि ये जो अभिक्रिया है दोनों दिशाओं में होती है, अपन पढ़ेंगे आगे अभिक्रिया में प्रकार में आएगा ऐसे आगे। जब भी कोई अभिक्रिया, या अपन कह सकते हैं जब अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है वो उत्पाद में बदलने के साथ में उत्पाद भी वापस अभिकारक में चल जाता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ बना, यहाँ पर बन जाएगा 2NH3। देखो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ नाइट्रोजन गति है 2 है, तो यहाँ पर ये 2 इसके लिए नाइट्रोजन के लिए कॉमन है। यहाँ हाइड्रोजन गति है 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गति है 3 दूनी 6 है। तो इस प्रकार बैलेंस भी हो गया। और अपन चूंकि ये गैस के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर इसके स्मॉल g लगा देते हैं। चूंकि ये भी गैस के रूप में लगते हैं तो यहाँ पर भी अपन स्मॉल g लगा देते हैं। और ये भी चूंकि गैस के रूप में प्राप्त होती है इसलिए यहाँ भी अपन स्मॉल g लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम प्राप्त हो गया, साम्यावस्था। जब अभिक्रिया दोनों दिशा में होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि अपन उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, कोई भी उत्प्रेरक अपन यदि काम में ले रहे हैं तो उस उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक एथिन है, इसको एथिन कहा जाता है। नामकरण भी आएगा, हम पढ़ेंगे आगे नामकरण भी, 8वें पाठ में नामकरण भी है। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन हाइड्रोजन से, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से। ये है H2। अब अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक काम आता है, उसको बोलते हैं निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक। जो निकिल उत्प्रेरक है उसको इसके ऊपर रखा जाता है, ये ऐसे नहीं निकिल। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए H और ये एक H, ये एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको अपन कहेंगे एथेन। ये जो है इसको अपन कहेंगे एथिन, और इसको अपन कहेंगे एथेन। ये जो बन जाएगा इसको कहेंगे एथेन। तो उत्प्रेरक को भी इसके ऊपर लिखा जाता है। और यदि अभिक्रिया कोई विशेष ताप दाब आदि पर हो रही है तो ताप दाब की जो सिचुएशन होती है उसको भी इस तीर के ऊपर नीचे लिखा जाता है। और जो ये जो सब चीज़ें हैं, और यदि मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है या किसी अभिक्रिया में ऊष्मा ली जाती है तो उस ऊष्मा मुक्त होने को अपन लिखते हैं कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उसमें ऊष्मा मुक्त होती है तो अभिक्रिया के बाद में प्लस का चिन्ह लगा करके जितनी कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है उसको लिख देते हैं। और यदि मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो अवशोषण होने पर जितनी कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको अपन प्लस माइनस लगा करके उसको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हमने टॉपिक पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब रासायनिक अभिक्रिया से अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि अपन रासायनिक अभिक्रिया से जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से अभिक्रिया में काम आने वाले जो परमाणु अणु हैं उसकी अपन संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उसकी टोटल द्रव्यमान संख्या भी निकाली जा सकती है। कौन कौन से पदार्थ किस अवस्था में काम आ रहे हैं, अपन गैस है, सॉलिड है, ठोस है, एक्वस विलयन है या एल्कोहलिक विलयन है, उनको अपन सिचुएशन लग करके मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से पदार्थ किस रूप में लिए जा रहे हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपन किसी भी रासायनिक समीकरण से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ रासायनिक समीकरण की सीमाएं भी होती हैं। लेकिन अपन कह सकते हैं अपन ये नहीं ज्ञात कर सकते कि रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न हुई, अपन उसका कुछ जो अनुमान लगा नहीं सकते। तो अपन आज के टॉपिक में ये पढ़ा कि भाई भौतिक प्रश्न क्या है, रासायनिक प्रश्न क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण की क्या विशेषताएं होती है और किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे अपन संतुलित कर सकते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो अगले सेशन में अपन इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।